ठीक है, पिछली बार हमने आपको बताया था वीरगाथा काल के बारे में। वीरगाथा काल के बारे में जैसे कि अगर हम थोड़ा को प्रीवियस आपको थोड़ा ले जाएं, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। तो पहला आया था वीरगाथा काल, ठीक है, जो हम आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं, आप उसमें देख लेना। तो वीरगाथा काल में क्या होता है, जिसमें हम वीरों के बारे में जितनी भी हमारी वीरों से रिलेटिव जितनी भी दोहे या कविता लिखी गई हैं, जिसमें आपको जैसे अगर एग्जाम्पल दें रानी लक्ष्मीबाई, उनसे रिलेटिव जितनी भी आपके आएंगे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर हम आपसे कहें इसमें कौन सा काल बताया गया है, तो आप इसमें क्या बताएंगे? वीरगाथा काल, क्योंकि इसमें एक वीर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी। अब आता है रीतिकाल, इसको हम भक्ति काल भी बोलते हैं, ठीक है। रीतिकाल किसे कहते हैं? रीतिकाल का आशय हिंदी साहित्य के उस काल से जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना या प्रधान साहित्य प्रवृत्ति बन गई थी। रीतिकाल, रीति एवं सुख कवि रीति जैसे शब्दों का प्रयोग इस काल में बहुत होने लगा था। हो सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस कारण इस काल को रीतिकाल कहना उचित समझा। रीतिकाल का मतलब ये है जिसमें हमने काव्य के प्रति की प्रणाली, यानी जो हमारे काव्य हैं, आप हिंदी में, हिंदी साहित्य का मतलब क्या है, जिसमें हम काव्यों की जानकारी लेंगे, क्या कविताएं लिखी गई है, किन के बारे में कविता लिखी, कौन कौन से कवि आए, उन्होंने हिंदी साहित्य को कैसे आगे बढ़ाया, इन सब की जानकारी हम हिंदी साहित्य में लेते हैं। अब हिंदी साहित्य में कौन कौन से कवियों ने क्या किया, अभी हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसके सबसे पहले जो हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और कई आगे भी कवि आए। तो लेकिन अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य को एक अहम भूमिका निभाई हमारे हिंदी में, तो इन्होंने ही इस काल को क्या कहा है, रीतिकाल। अगर आपसे पूछे रीतिकाल का नाम किसने किया है, तो आप किनका नाम बताएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, रीतिकाल से आशय हिंदी साहित्य के उस काल से जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना साहित्यिक प्रवृत्ति बन गई। जी हमने अभी आपको पीछे ही पढ़ाया है, ठीक है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस कारण रीतिकाल को कहते हैं। काव्य की रीति के ग्रंथों में काव्य विवेचन करने का प्रयास किया जाता है, यानी काव्य क्या होते हैं, हमारी कविताएं, ठीक है। हिंदी साहित्य में हम कविताओं का ही समावेश होता है। हम कविताओं में क्या क्या रस यूज किए गए हैं, क्या इसमें अलंकार हैं, इनमें इस रस की क्या, हमें किस कविता में कौन से रस का उपयोग करना है, ये सब कौन करते हैं, हमारे कवि करते हैं। तो इन सब की जानकारी के लिए हम हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करते हैं। हिंदी में जो काव्य विवेचन इस काल में हुआ उसके बहाने मौलिक रचना भी की गई। इस प्रवृत्ति इस काल में प्रधान है, लेकिन इस काल की कविता प्रधानतः श्रृंगार रस की है, यानी इस काल में श्रृंगार रस को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखा गया है। अब रीतिकाल का नामांकन पढ़ेंगे, यानी इसका नामांकन कैसे रखा गया था। रीतिकाल 1700 से लेकर 1900 तक का काल माना जाता है। मोटे तौर पर मुगल बादशाह शाहजहां के शासन की समाप्ति और औरंगजेब के प्रारंभ 1658 ईस्वी। अगर हम इस लाइन को पढ़ेंगे तो हमें क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो उसके लिए हम पहले उसके पास्ट के बारे में जानकारी लेंगे। ये हम पहले भी बता चुके हैं। हमें किसी की भी तथ्य की, अगर हमने आपको भ्रमण करवाया, अगर हम आपसे कहेंगे कि हमें इसके बारे में जानकारी लाके दीजिए, तो पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास देखेंगे या किसी व्यक्ति के पास पहले की पास्ट के बारे में जानकारी लेंगे कि भाई इसके पीछे क्या हुआ था, तब आप आगे की जानकारी लेंगे। अगर हमने आपसे कहा कि हमें प्राथमिक और द्वितीय डेटा के बारे में जानकारी कैसे लेनी है, तो हम पहले प्राथमिक डेटा को करें। प्राइमरी डेटा को जब हम इकट्ठा कर लेते तभी हम सेकेंडरी डेटा को यूज करेंगे, तभी तो आप उसके बारे में जानकारी ले पाएंगे। क्योंकि हमें जब हमारा प्राइमरी डेटा ही सही नहीं है तो हम सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट कर, तो हमें सबसे पहले प्राइमरी डेटा में जाना होता है। अगर हम प्राइमरी डेटा की बात करें तो हमें प्राथमिक चीजें जानकारी लेनी कैसे होंगी, हम पीछे की बात को प्रीवियस में ले जाएंगे, हम देखेंगे इतिहास में क्या हुआ था, उस टाइम क्या चला था। जाहिर सी बात है 1857 की क्रांति में कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई की क्रांति स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और अगर हम मुगलवाद की बात करें तो सबसे पहले नींव अकबर ने डाली थी, बाबर ने डाली थी 1500 से, जो एक तुर्की भी थे। जब उसके बाद फिर शासन कर चलते रहे उनके पुत्र है हिमायू के पुत्र कौन है, इतिहास बताओ, इतना तो पढ़ा है, अकबर। बाबर के बेटा हिमायू के बेटा अकबर के पुत्र कौन है, जहांगीर। मतलब पिक्चरें देखी हैं लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कौन किसके पुत्र है, बस पता है हाँ ये जहांगीर है। और जहांगीर का बेटा कौन आता है, हमारा शाहजहां। और शाहजहां के बाद ही आते हैं हमारे लास्ट शासक औरंगजेब, जिसके बाद मुसलमान की नींव हिलने लगी थी, मुस्लिम लीग की नींव हिलने लगी थी, मुगल साम्राज्य की नींव कम होने लगी थी।
बाबर से स्टार्ट हुई और औरंगजेब के बाद थोड़ा इसका प्रारंभ बंद होने लगा था। तो यहाँ जब बात कर रहे हैं शाहजहां की समाप्ति के बाद औरंगजेब के शासन के प्रारंभ में 1558 ईस्वी से लेकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक यह काल माना जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, इसलिए इसमें रखा है क्योंकि इसमें जो भी लड़ाइयां हुई उसमें किस तरीके से श्रृंगार रस का यूज किया गया है, तो इसलिए हमने इस काल को भी रीतिकाल माना है। ठीक है, इस युग में भक्तिकालीन काव्यधाराओं जैसे संत काव्य, प्रेमाखान्य काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य आदि का विकास हुआ। वीर काव्य के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। रही बात राम भक्ति की, जिसमें हमारे तुलसीदास जी आएंगे। अगर हम कृष्ण भक्ति की बात करें तो हमारे कौन आएंगे, सूरदास जी आएंगे। ठीक है, प्रेमाखन्य की बात करें तो मीराबाई आएंगी, जो कि कृष्ण जी की भक्ति में लीन ज्यादा थी। वीर काव्य में हम वीरों के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से आपको हमारे सारे काव्यों में हमें एक एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए कि अगर इस काव्य की बात हो रही है तो इससे हम किसको जोड़ें, जिससे हमें और जल्दी इस काव्य को समझने में आसानी हो। परंतु सबसे अधिक महत्व इस रीति काव्य को प्राप्त हुआ जो अलंकारों, रसों, नायिका भेदों, शब्द शक्तियों, ध्वनि भेदों आदि के आधार पर लिखा गया। इस प्रवृत्ति इस युग की नवीन चेतना के रूप में जागृत हुई। इस कारण इसी के आधार पर यह नामकरण हुआ। यानी रीतिकाल का नामकरण क्यों हुआ, क्योंकि इसमें अलंकारों का और रसों का यूज भी है, और जो नायिका है जिसमें हमारी, अगर हम वीर काव्य भक्ति काव्य की बात करेंगे तो हम नायिका में अपनी मीराबाई को रखेंगे। जो हमारे भक्ति काल का मतलब होता है ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार व्यक्ति लीन हो जाता है कि उसको ईश्वर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, वो उनमें ही डूबा रहता है। वीर का मतलब ये हुआ कि उनको, जब वीर की बात होती है तो वीर अपने देश के बलिदान के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो ये नहीं देखता कि आगे क्या है, वो बलिदान देने के लिए तैयार है, शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। तो इस तरीके से इस काव्य के बारे में आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट, अब प्रीवियस करना। जैसे यहाँ पे नीति काव्य की बात कर रहे हैं, नीति काव्य में हम ये देखेंगे कि जो हमारे काव्य, जैसे अभी हमने बताया आपका पहले वीरगाथा काल आ गया, रीति काल आ गया, अभी आएगा आपका एक भक्ति काल के बाद आएगा आपका एक आधुनिक काल, जिसमें हम नीति काव्य को भी ऐड करेंगे। आधुनिक काल जब हम आगे पढ़ाएंगे, अभी हम चारे कालों को एक एक करके पढ़ाएंगे। पहले हमने वीरगाथा काल पढ़ा दिया है, अभी हमारा रीति काल चल रहा है, फिर इसके बाद जो 2 आएंगे उसमें आपका नीति काव्य भी आएगा। ठीक है, आगे अब रीति काल की शाखाएं, इसको भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये ऐसा नहीं कि हमने रीति काल पढ़ लिया, इसको भी समझने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांटा गया है, रीतिवद, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रीतिवद में क्या है, रीतिवद में चिंतामणि, इनके कौन कौन से थे, भिखारी दास तथा देव, रीति में बिहारी लाल तथा रीति मुक्त काव्य में घनानंद। यानी जो रीतिवद है उसमें एक रीतिवद में हमारे चिंतामणि आ गए, भिखारी दास तथा देव रीति सिद्ध में आ गए, और रीति मुक्त काव्य में घनानंद आलम। ये तीनों अलग अलग डिवाइडेशन में रखे गए। एक ही कवि सारे काल को नहीं कर सकता, हर काल के अलग अलग कवियों का नामकरण है। क्योंकि हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो हमें इसका पूरा इकट्ठा समावेश पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमने एक पंक्ति में इसकी लाइन को पढ़ लिया, हमें इसके और अंदर जाके ही जानकारी लेनी होगी। नेक्स्ट, अब रीतिबद्ध की हमें काव्यधारा बतानी है। रीतिबद्ध काव्य में कौन कौन से आएंगे, हमारे केशवदास जो भी हमने पढ़े थे, चिंतामणि आएंगे, कुलपति मिश्र आएंगे, देव आएंगे, भिखारी दास आएंगे, पद्माकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रीतिबद्ध काव्य से रिलेटेड कवियों के नाम बताइए, यहाँ हमने एग्जाम्पल दे दिया चिंतामणि त्रिपाठी किस काव्य धारा से जुड़े हैं या किस काव्य से जुड़े हैं, तो आपको बताना होगा कि वे रीति काव्य धारा से जुड़े हुए हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इनमें ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन चीजों को पहले क्लियर करना होता है। जैसे आपको लगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट अगर लाइन है तो आप उनको नोट करते जाइए। वैसे तो वीडियो अपलोड होगी, फिर भी आप अगर इसको खुद रिटर्न करेंगे तो ज्यादा माइंड में रहेगा। नेक्स्ट, रीति सिद्ध। अभी हमने रीतिविद पढ़ाया पहला, अब आता है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध एवं रीति सिद्ध परंपरा में एक दिक्रिकता का विस्तार दिखाया जाता है। वह राज दरबारों में विकसित काव्य का परिणाम है, जिसका भोज के श्रृंगार प्रकाश के आलोक में विकसित हुआ रेप देगा। यानी भोज के श्रृंगार, श्रृंगार रस का क्या मतलब है, जिसमें बोलो, हाँ, श्रृंगार रस को अगर हम पूछे श्रृंगार रस क्या है, जैसे हमारे 9 रस है ना, आपने पढ़े, पहला हमारा आता है सबसे प्रथम रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की पहचान हम कैसे करते हैं, हाँ, और काव्य की प्रधानता भी होती है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। अगर हमने आपसे पूछा वात्सल्य रस क्या है, तो आप इसमें कैसे जानकारी लेंगे,
नहीं, जिसमें हम बच्चों से रिलेटिव, जिसमें बच्चे की खेलने कूदने की प्रधानता देखी जाती है। अगर हमने कोई कविता लिख दी और वो बच्चे के ऊपर राइट की गई हो, बस वात्सल्य रस तभी होगा। जैसे अगर कृष्ण जी के हम देखें बचपन की कि कृष्ण जी कैसे माखन चोरी करते, तो उसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है। हमने कहा भक्ति रस से कैसे पहचान करोगे, जिसमें हम किसी भक्त के बारे में उसके कविता को पढ़ेंगे तो भक्ति रस हो जाएगा। तो हमें ये इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा आपसे भयानक को रस को कैसे पकड़ोगे, जिसमें किसी भी भय की बात करी हो, ठीक है, क्रोध रस में क्रोध की बात की हो, बहुत गुस्से की बात की हो, तो इस तरीके से हम हर रसों को अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है। आयत में समझ में। रीति सिद्ध काव्य धारा में क्या आएगा, हमारे कौन कौन से कवि आएंगे, बिहारी, बेनी बाजपेयी, कृष्ण कवि, रसनिधि, निरप शंभुनाथ सिंह सोलंकी, ये आगे जो रामसाय दास हैं, भगत है, पजनेश द्विज, आगे आगे और एक आते हैं आपके विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का नाम सभी ने सुना है, ठीक है, जिन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ के नरेश थे, अगर हम इनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो ये उज्जैन के राजा थे। अकबर और विक्रमादित्य दो ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे, ठीक है। अकबर के दरबार में अगर हम कवि की बात करें तो उस टाइम कौन थे संगीत के, एक तो तानसेन आते हैं और एक रहीम के दोहे, उनके टाइम रहीम थे। और अब विक्रमादित्य के बारे में भी जाना जाता है तो इनके में भी 9 थे, जिन्हें हम मयूर सिंहासन के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि इन्हीं के टाइम में मयूर सिंहासन था जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब मयूर सिंहासन कहीं और है, तो इनसे भी काफी रिलेटिव रोचक कहानियां हैं। अगर आप इनके बारे में जान कर लेंगे तो हिंदी में भी इन्होंने काफी, क्योंकि इनके टाइम भी हिंदी के कई कवि आए। अब जैसे आपसे पूछे हैं रीति सिद्ध काव्य में कौन कौन से कवि आए, तो आपको जब ये नाम फैक्ट पढ़े होंगे, हमने आपको मिक्सअप करके क्वेश्चन दे दिया, रीति सिद्ध और रीति विद्य के दोनों ही काम दे दिए, तो आपको जब नाम याद होंगे तभी आप इसको एक्लूट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा क्या आता है हमारा, रीति मुक्त। रीति मुक्त काव्य शास्त्रों से रीति मुक्त का काव्य है। इन कवियों में काव्य शास्त्र के नियमों पर ध्यान नहीं जाता। ये कवि हृदय की अनुभूति के आधार पर रचना करते हैं। इनका काव्य अलंकारिता का खंडन करना तथा मार्मिकता पर ध्यान देता है। अगर हमने हृदय की रचना से मतलब ये है, हमने मन में एक, कवि का मतलब क्या होता है, कवि क्या करता है, बैठेगा, प्राकृतिक दृश्य देखेगा, फिर उसे लगेगा, फिर वो उसे अपने शब्दों में व्यक्त करेगा कि चिड़ियां चहक रही हैं, सूरज निकल रहा है, इसमें वो कविता लिख देगा। अपने अंदर की जो बातों को वो कविता के द्वारा कहता है। संगीत वाले क्या करते हैं, अपने अंदर के विचारों को संगीत में प्रकट करते हैं। चित्रकार, उसका भी काम क्या है, वो भी अपने विचारों को, हृदय से ही तो हम अपनी बातों को प्रकट करते हैं, यानी हृदय के द्वारा ही वो अपनी अनुभूति के आधार पर कविताएं लिखते हैं। रचना करना यानी एक कविता को उन्होंने रचना कर दी। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, रीति मुक्त काव्य धारा में अगर कवि की बात करेंगे तो हमारे कौन कौन से आएंगे, ये रीतिवत कवियों से अलग हटकर है। इस दौर में कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने अपनी सहज भावनुति को बाणी दी। घनानंद का नाम सुना होगा, आलम, बोधा, ठाकुर आदि इस प्रवृत्ति के प्रमुख कवि है। इनके प्रेम वर्णन में अपेक्षाकृत एक निष्ठा होती है, यानी निष्ठा यानी इन्होंने कविता को काफी अपने एक अंदर से जोड़ के रखा है, निष्ठा, जिसमें इन्हें खूब ज्यादा लगाव हो, प्रेम हो। प्रेम की अनुभूति करना ही एक कवि को पहचान, कवि तभी आगे बढ़ेगा जब उस चीज को बिल्कुल ही अपने से लगाव को जोड़ के देखेगा। अगर आपको अपनी स्टोरी बतानी है कि तो पहले अगर आपसे हमने कहा कि इन्होंने आपको अपने दुख की बात बताई, आपको लगेगा अरे ये तो ऐसा ही कह रहा होगा, लेकिन अगर वही चीज जब आप पे बीतेगी, आप तभी उस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे, उस चीज को तभी अनुभव होगा जब आप खुद उस चीज पे प्रैक्टिकली करोगे। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं जाओगे आप किसी चीज की अनुभूति नहीं कर सकते। हमें किसी भी चीज की अनुभूति करनी हो तो पहले उस चीज से गुजरना होगा या उस चीज को महसूस करना होता है। तो कवियों में यही होता है, वो उस चीज को महसूस करते हैं, उस चीज को समझते हैं, तभी वो अपनी कविताओं को आगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जैसे नीति निरूपण जो आपने देखा है आया है, भक्ति एवं नीति, श्रृंगारिता, नारी भावना, अलंकारिता, प्राकृतिक चित्रण, कविता में प्राकृतिक चित्रण होता ही है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती है, चमत्कार प्रदर्शन, बहुलकता और ब्रज भाषा का प्रयोग। अब इसमें जैसे आपको नीति निरूपण में क्या होता है, इसकी नेक्स्ट स्लाइड करेंगे जिसमें हर एक चीज विशेषताएं।
प्रवृत्ति और विशेषता एक ही बात होती है। हम अगर आपसे कहें रीतिकाल की प्रवृत्तियां लिखिए तो उनको पॉइंट के अंदर हेडिंग में लिखो, और अब जब हम आपको इसको कहें इसका वर्णन दीर्घ उत्तर में करोगे तो आपको उनके एक एक पॉइंट को डिटेल में लिखना होता है। ठीक है, प्रवृत्ति और विशेषता एक ही बात है। जैसे हम रीतिकाल की विशेषता की बात करें तो रीति काल में रीति प्रधानता रही है, यानी इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, और इस काल में प्रेम पक्ष को सुंदरता से उभारा है। श्रृंगार रस कब होगा? जब हम प्रेम प्रेमिकाओं की कहानी का या उसका कविता का उल्लेख करेंगे तब हम श्रृंगार रस को इसमें बताएंगे, क्योंकि उसमें शब्दों को श्रृंगार रस से जोड़ा जाता है। दूसरी आती है इस कालम में आलंबन है, श्रृंगार रस है, छंद अलंकार। जाहिर सी बात है, छंद अलंकार का तो यूज हमारा होना ही है, इसके बिना हमारी हिंदी ही अधूरी है। तो हम बिना रस के, बिना श्रृंगार के, बिना अलंकार के कोई भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस काल में वीर रस की भी प्रधानता रही है, जो कि हमने आपको बताया है। रीति काल में वीर रस की भी प्रधानता है, क्योंकि वीर की बात कैसे आएगी? 1857 की क्रांति, जिसमें मेरठ की क्रांति स्टार्ट हुई थी। 10 मई से हमारी मेरठ की क्रांति स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले इस क्रांति को किसने जन्म दिया था? मंगल पांडे, अगर पढ़ा होगा, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस को तोड़ने से मना कर दिया था। क्योंकि हमें कुछ चीजों को इतिहास में ले जाना होता है, जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तभी हमें आगे की जानकारी मिलती है। वरना अगर हम करंट की, अगर आप फ्यूचर की पढ़ेंगे तो हमें, अगर हमने कहा प्रेजेंट पढ़ लो, प्रेजेंट हमें जब भी समझ आए थोड़ा हम पास्ट में जाते हैं, पास्ट की चीजों को क्लियर करके ही हम प्रेजेंट को क्लियर करते हैं। तो इस काल में अधिकतर रचनाएं शासकों और राजाओं की स्तुति पर गान होता है। जाहिर सी बात है, जब ये सन शुरू हो रहा है तो 1900 तक तो हमारा देश आजादी नहीं हुआ था, उस टाइम तो राजा ही राज कर रहे थे, तो उनके बारे में ही हमें जानकारी सबसे पहले ग्रहण करनी होगी। हाँ, अगर देश आजाद हो जाता तो अब उसको हम आधुनिक काल मानेंगे। आधुनिक काल में हमारा देश आजाद हो जाता है। इस काल में अहलोकता, श्रृंगारिकता, नायिका वेद, ये अलंकार प्रियकता प्रमुख बात यही है। नायिका वेद की बात की गई है, श्रृंगार की बात करी है, लौकिकता आई है इसमें, यानी इसको कैसे हमें, जो हम कवि अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा है, जिसके लिए प्रस्तुत कर रहा है उसको कैसे इंटरेस्ट बना जाए, हमारी कविता को कैसे लोग पढ़ें, हमारी कविता में कैसे रुझान लाए, तो इनमें इन चीजों का यूज किया जाता है। अगर ये नहीं यूज करेंगे, इन रस का अलंकार का यूज नहीं करेंगे, तो कवि की जो कविता है तो लोग उनको दर्शक जो होते हैं उसको पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं। प्राय सब कवियों ने ब्रज भाषा को अपनाया है, स्वतंत्र कविता कम लिखी गई है। ब्रज भाषा का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि उस टाइम सूरदास जी थे जो हमारे ब्रज भाषा का यूज करते थे, तो उस टाइम ब्रज भाषा का ज्यादा प्रचलन था। रस अलंकार वगैरह काव्यों के लक्षण लिखते समय उदाहरण के रूप में विशेषकर श्रृंगार के आलंबनों एवं उद्दीपन के उदाहरण में सरस रचनाएं इस युग में ली गई। सरस रचनाएं इसलिए की जाती हैं कि दर्शक जो होते हैं, श्रोता होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको समझ में आए। अगर हम कठिन भाषा का यूज कर दें या कठिन शब्दों का, हमने आपको कठिन शब्द बताए तो आपको वो समझ में नहीं आएंगे। आप कहोगे अब इसका अर्थ बताइए, हमें इसका मैम अर्थ बताइए। तो हम जहां तक हमें शब्दों को इस तरीके से रखना चाहिए, कविता में उन शब्दों का यूज करना चाहिए जिसे श्रोता उसको आसानी से, जो सुनने वाले होते हैं या पढ़ने वाले होते हैं, वो आसानी से उसको समझ सके। इस काल में अलंकारण कलात्मक की प्रधानता, कलात्मक की जाहिर सी बात है, कलात्मक का मतलब होता है एक व्यक्ति के अंदर कितनी कला छुपी है, उसके अंदर क्या एक्टिविटी है, उसके अंदर क्या एबिलिटी है, वो कैसे लोगों के सामने पेश कर सकता है। हमारा कला, अगर हम कहें कि हमारे अंदर क्या एक्टिविटी है, हम लोगों को कैसे समझा सकते हैं। कवि के अंदर क्या एक्टिविटी होनी चाहिए कि वो कैसे अपनी बात लोगों तक कितने सरल शब्दों में समझा सकता है और उसको कितने इंटरेस्टिंग से पेश करना होता है, ये कवि के अंदर की बात होती है। कवियों और कलाकारों को राज दरबारों में प्रशय देकर अच्छी वृत्ति दी जाती है तथा उनकी गणना समाज के प्रतिष्ठित लोगों में होती है। जाहिर सी बात है, अगर राज दरबार में आपने देखा होगा कवियों को बुलाया जाता, उनकी एक पदवी होती थी, उनको बता दिया जाता है कि आप हमारे दरबार में रहेंगे और आपको हमारे दरबार के राज दरबारी, उनको भी आपको प्रसन्न करना होता है। राज दरबारी कवि होने के इस काल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं शौर्य के अतिशयोक्ति वर्णन प्रमुखता प्रकट। शौर्य यानी क्या होता है? शौर्य शब्दों को हम किससे रिलेटिव, अगर हमने कहा शौर्य शब्द का हमें अर्थ बताइए तो इसको कौन बता सकता है? बताओ, शौर्य क्या है? वीरों के बारे में, वीरों की गाथा, कैसे उन्होंने खूब देश के लिए लड़ा, कैसे अपनी शौर्य गति प्राप्त करी। अब उन्होंने कहा अतिशयोक्ति, यानी उस चीज को हम कैसे बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं। अतिशयोक्ति यानी होती है किसी चीज को ज्यादा बताना। वीरों के बारे में हम ज्यादा ही तो बताएंगे, उनकी शौर्य गाथाओं का वर्णन कैसे करेंगे? खूब लड़ी मर्दानी में आ गई। अगर हम पंगल पांडे, वीर सिंह भगत, किसी की भी बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? उन्होंने काफी देश के लिए अपनी जान आ रही, सर कट गए, उनके फांसी पे चढ़ गए, उनकी अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। तो अतिशयोक्ति मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। और कवि हमेशा कल्पना ही करता है
क्लियर नहीं होता है, वो कल्पना करता है। कल्पना यानी उसने मन में थॉट्स कर लिए, विचार प्रकट कर लिए और उस चीज को फिर अपने भाषा शब्दों में लिख कर अपने दर्शकों के सामने पेश करता है। तो ये हमारे हो गए हैं आपके हिंदी साहित्य के 2 पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम आपको और बताएंगे, ठीक है। आगे के आप लोग ये पढ़ के आएंगे, हम इसमें आपको प्रीवियस क्लास बताएंगे कि और जो हमने अभी पढ़ाया है, पहले जो पढ़ा चुके उनको एक बार पढ़ लेना, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है। ठीक, वहां से कैमरा स्टॉप करो। Thank you.